डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सुनवाई करते हुए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सीजीआई ने एसआईटी के पुनर्गठन और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों से जांच कराने का दिया निर्देश। सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समान सुविधाओं के लिए समिति बनाने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार 2 हफ्ते में समिति गठित करेगी। समिति 3 महीने में अपनी सिफारिशें केंद्र को सौंपेगी। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 5 साल सुरक्षा देने पर जोर। आपराधिक मामलों का सामना कर रहे विधि स्नातकों को अधिवक्ता के रूप में नामांकन देने के विरोध करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से किए कड़े सवाल। कहा, लंबित मुकदमा नामांकन रोकने का आधार नहीं। गैराज में चल रहे लॉ कॉलेजों पर अदालत नाराज। अडानी रिश्वत मामले की सीबीआई जांच की सुप्रीम कोर्ट में मांग। जांच की मांग रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। कई राज्यों में सौर परियोजनाओं के लिए रिश्वत देने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर और सीबीआई जांच की है मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा और लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। तो आज हम आपको लीगल हेल्पलाइन में कंपनीज एक्ट से जुड़ी जानकारी देंगे और इस पर जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। नमस्कार परमानंद पांडे जी, आपका लीगल हेल्पलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120612793 हमारा दूसरा फोन नंबर है 0120612793। वापस चलेंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी के पास। सर, आज हम आपसे कंपनीज एक्ट के बारे में इस पर जानना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति कंपनी निदेशक बनने के लिए अयोग्य हो जाता है। शालिनी जी, पिछली बार हम लोगों ने बात किया था कंपनी के बारे में, तो अयोग्य बनने वही व्यक्ति हो जाता है जो किसी न किसी अपराध में कहीं न कहीं उसको दंड मिला। जो व्यक्ति 6 महीने का दंड पा चुका है वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है। ये बात साफ होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर मान लीजिए दिवालिया व्यक्ति है तो भी नहीं बन सकता है। 6 महीने के सजा मिल चुकी है तो भी वो नहीं बन सकता है व्यक्ति। तो बाकी और कोई व्यक्ति इसमें ऐसा रोक टोक नहीं है। लेकिन ये दोनों बहुत बड़ी चीज है कि अगर कोई व्यक्ति दिवालिया है तो वो कंपनी में आकर के और कंपनी को कैसे और उन्नत करेगा, इस बारे में एक सवाल उठता है। इसी नाते ऐसे व्यक्तियों को कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाते। और जो व्यक्ति किन्हीं न किन्हीं अपराध में 6 महीने की सजा पा चुका हो वो कभी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो उसमें एक चीज शर्त जरूरी है कि उस कंपनी में मान लीजिए जितने भी रहते हैं उसमें एक महिला का डायरेक्टर बनाया जाना बहुत ही जरूरी होता है। ये इसलिए कि उनका सही ढंग से वो रिप्रेजेंटेशन हो और वो महिलाओं की बात को सीधे रख सके। महिलाओं की बात केवल वहाँ नहीं आती है, वहाँ पूरी कंपनी से रिलेटेड मसला होता है और जो समझ उनकी होती है वो और लोगों के साथ उतनी अच्छी नहीं कई मामलों में हो पाती है। इस नाते हर एक कंपनी में एक महिला का डायरेक्टर होना जरूरी होता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो जो वो लोग नहीं हो सकते हैं जिनको 6 महीने की कम से कम सजा हो चुकी है, या ऐसे व्यक्ति जो दिवालिया है। और तीसरा एक श्रेणी और आती है, वो श्रेणी होती है कि जो मानसिक रूप से खराब हो चुका है, अर्धविक्षिप्त हो चुका है, पागल हो चुका है। ऐसा व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता है। पागलपन होना एक समझ लीजिए बहुत बड़ी कमी है। वो व्यक्ति जो पागल है, जो अपने खुद नहीं समझ सकता है, वो क्या कंपनी में अच्छी उन्नति कर सकेगा। इस नाते पागलपन होना, दिवालिया होना
या किसी तरह के जुर्म में जेल जाने वाले व्यक्ति को आप नहीं बना सकते हैं कंपनी में डायरेक्टर। ये 3 चीजें खास तौर पर रखी जाती हैं। जी सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कंपनी में ऐसी स्थिति आती है कि कंपनी निदेशक को हटाना हो, तो कंपनी निदेशक को पद से कैसे हटाया जा सकता है? देखिए, कंपनी निदेशक को पद से हटाना है तो इसका एकमात्र तरीका ऐसा बचता है कि आप उसमें जो बॉडी है, जो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके बीच में आप ले आइए और उस मसले को ले जाइए। फिर अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आती है तो NCLT में भी आप ले जा सकते हैं। वहां ले जा करके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस चीज को पास किया है कि इस व्यक्ति को हटाया जा रहा है और ये व्यक्ति के खिलाफ चार्जेस हैं, आप पहले तो चार्जेस फ्रेम करेंगे, बताएंगे कि आपके खिलाफ ये चीजें हैं, कंपनी के हित में आपने काम किया है, लिहाजा आपको कंपनी से हटाना आवश्यक हो गया है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो उस व्यक्ति को कंपनी से हटाने के लिए मेजॉरिटी से एक प्रस्ताव पास करना होता है। उस मेजॉरिटी के प्रस्ताव के आधार पर ही उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। कंपनी में ये सब खास तौर पर जरूरी है कि जो व्यक्ति मान लीजिए आया है और वो कंपनी अपने ही परिवारवाद उसमें चला दे रहा है, तो उसमें परिवारवाद चला रहा है, अपने ही बेटे को, अपनी ही बेटी को, अपनी ही पत्नी को, अपने ही बच्चों को और किसी रिश्तेदार को उसमें डायरेक्टर्स में भर्ती कराने की कोशिश कर रहा है या उनको ही ठेका दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, तो ये ऐसे अपराध हैं जो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि ये व्यक्ति कंपनी के हित में नहीं बल्कि अपने हित में काम कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होती है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक प्रस्ताव को ले आना होता है, फिर उसको चार्जशीट दी जाती है और चार्जशीट का उसको जवाब देने का मौका मिलता है, तब जाकर के आप उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करते हैं और प्रस्ताव पास करने के बाद ही उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। कंपनी का डायरेक्टर मान लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, एक KMP में आता है कि मैनेजरियल पोस्ट में आ जाते हैं लोग जो कंपनी का डायरेक्टर होता है। ऐसा नहीं है कि एक चलता हुआ आदमी ऐसे सामान्य सा शेयर होल्डर है, नहीं, वो व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रहा है। इस नाते उसको हटाने के लिए आपको पूरी तरह से आप उसके खिलाफ पूरे चार्जेस ले आएंगे, क्या क्या उसने इरेगुलरिटीज, क्या क्या अनियमितताएं उसने दिखाई है, इन सारी चीजों को आपको सामने ले आना होगा और लोगों के बीच में ले आकर के आपको कन्विंस करना होगा। फिर अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पास हो गया है तो जब जनरल बॉडी मीटिंग होती है, AGM एनुअल जनरल बॉडी साल में होती है, तो आप उसमें प्रस्ताव को ले आते हैं कि इस व्यक्ति को हमें हटाना है और हटाने के लिए AGM में उसको पास किया जाता है। वो व्यक्ति अपने आप हट जाता है, हटाना ही पड़ती, मैंने वो हटा हुआ मान लिया जाता है कि हटा दिया गया है। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आप उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पास कराइए, फिर AGM में पास कराइए। फिर अगर वो असंतुष्ट होता है तो वो कहीं कोर्ट के शरण में जा सकता है या NCLT की शरण में जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो आया और वो फिर चला गया। वैसे उसके लिए आपको पूरी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी और उसके खिलाफ पूरे आरोप पत्र तैयार करने पड़ेंगे और उस आरोप पत्र में ये साबित करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने अनियमितताएं बरती हैं, तभी जाकर के उसको हटाया जा सकता है। जी सर, आगे हम आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया स्वतंत्र निदेशक यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और महिला निदेशक वुमेन डायरेक्टर किन कंपनियों में ये अनिवार्य होते हैं? देखिए, जो स्वतंत्र निदेशक होते हैं और महिला निदेशक जो होते हैं, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ही ज्यादातर आते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी आते हैं। लेकिन जो 1 पर्सन कंपनी होती है उसमें ये शर्त नहीं होती है कि आप किसी को निदेशक बनाए या कुछ बनाए, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी तो अकेले 1-2 लोग होते हैं, उनको आप रख सकते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसमें संख्या ज्यादा होती है, संख्या 200 तक होती है, 500 तक होती है या इसके अलावा भी अधिक हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कंपनी में डायरेक्टर बनाने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं और महिला निदेशक का होना जरूरी होता है। क्यों? तो उनको रिप्रेजेंटेशन, अब आप देखिए
कि देश के विदेश में हर जगह पूरी जगह एक आधी आबादी महिलाओं की है और आधी आबादी में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है कि कैसे नहीं रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। क्यों? आप देखिए, कहने के लिए तो है कि महिला और पुरुष दोनों बराबर है, सत्य बात है कि कई चीजों में बराबरी है, लेकिन कुछ चीजों में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की स्थिति से अलग है, एकदम अलग है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर महिलाओं के लिए कहा गया है कि 30% आरक्षण कम से कम होना चाहिए। वो वहां के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो अच्छे ढंग से विचार कर सकती, सोच सकती। तो अब अभी किसी महिला ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में उठाया कि देखिए, जो महिलाओं के वॉशरूम्स हैं वो पुरुषों के वॉशरूम से हो करके जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए एक खेद की स्थिति है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। या बहुत ऐसे सारी चीज, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरना पड़ता है, उनको बच्चे आते हैं तो उनको लिए कहाँ क्रश की व्यवस्था आप नहीं करेंगे, तो क्रश नहीं रहेगा तो बच्चे क्या करेंगे। तो इन सारी चीजों पर समझदारी के लिए आपको जरूरी होता है कि अगर 500 उसमें सदस्य शेयर होल्डर है और प्रमुख शेयर होल्डर है, तो ऐसी स्थिति में महिला निदेशक का होना जरूरी है। और कंपनी में किस ढंग की व्यवस्था होनी चाहिए, इस सारी चीजों को सोचने के लिए महिला निदेशक का होना जरूरी है। इसीलिए महिला निदेशक भारत के स्वतंत्र के लिए इसलिए जरूरी है कि स्वतंत्र निदेशक जो होते हैं लगता है के अलावा लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि देख इससे और लोगों का लाभ क्या होगा, कंपनी किस ढंग का उत्पादन करे, कंपनी किस ढंग का वितरण करे। इन सारी चीजों पर जमहिदार चीजों को आपको सोचना पड़ेगा। इसी नाते कंपनी में स्वतंत्र निदेशक होते हैं। और महिला निदेशक के बारे में तो उन्होंने बता दिया कि क्यों जरूरी होता है महिला निदेशक का होना। आधी आबादी इस देश की है, आधी आबादी में महिलाओं के बारे में अगर ठीक ढंग से सोचने वाला कोई नहीं रहेगा, तो हम पुरुष होकर के कोई व्यक्ति बहुत महिलाओं के बारे में कितना भी सोचेगा तो भी वो महिला के दृष्टिकोण से उस चीज को नहीं सोच पाएगा। इसलिए महिला का होना आवश्यक होता है, स्वतंत्र निदेशक का भी आवश्यक होता है, नहीं तो चीजें साफ तौर पर कंपनी नहीं कर पाती, अपने उद्देश्य पे लग जाती। जी, लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट के बारे में, जिस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। तो सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे इसी विषय पर कि सीईओ और सीएफओ और कंपनी सचिव यानी कि कंपनी सेक्रेटरी की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? देखिए शालिनी जी, ये जो है ये की पोस्ट, आप ये समझ लीजिए कि इनको कई बार कहते हैं कि KMP नाम से एक साधारण जो एब्रिविएटेड वर्ड है, ये की मैनेजरियल पोस्ट है, इनको एक तरह से आप रख लीजिए जी। CFO और ये एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। कंपनी आपकी चल रही है तो उसमें आपको एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रखना जरूरी होता है। वैसे ही जैसे कि एक ऑडिटर को जरूरी रखना होता है, वो ऑडिटर 5 साल के लिए कंपनी में किया जाता है। तो ऑडिटर जो आता है वो आपको ऑडिट करता है, तटस्थ होकर के काम करता है इसी ढंग से। तो ये CFO जो होता है, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है कि ये आपके फाइनेंसेस के बारे में सोचता है और फाइनेंसेस को कैसे ठीक रखा जाए इसके बारे में बताता है। मान लीजिए अगर कहीं पर गड़बड़ी हो रही है तो उसके बारे में आगाह करना और कहाँ पर ठीक ढंग से खर्च किया जाना चाहिए, कहाँ नहीं खर्च किया जा रहा है, इस सब की जानकारी CFO के तौर पर होती है। MD ऐसे होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर का काम ये होता है कि वो देखे और मैनेजमेंट के बारे में जो चीजें हो रही हैं वो, उसमें कई मैनेजिंग डायरेक्टर में MD होते हैं। मान लीजिए कई एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, कोई HR से रिलेटेड होता है, तो इन सारी चीजों के लिए MD का काम होता है कि वो मैनेजमेंट को देखे और एक डायरेक्टर की तरह से वो होता है जो मैनेजमेंट का काम देखता है। तो ये तो हुआ, ये मेन चीज है कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है इनको अब देखने वाला CFO होता है जो कि अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी CS। कंपनी सेक्रेटरी भी बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। वो कंपनी के बारे में सारी चीजों की जानकारी रखता है। वो आप
देख लीजिए कि HR से लेकर के और फाइनेंस तक के सारी चीजों की जानकारी रखता है। वो पेश करता है, वही CS जो है उस चीज को पेश करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। और जब AGM की बैठक होती है तो सारे शेयर होल्डर्स के बीच में उन सारी चीजों को प्रस्तुत करता है। तो CS की जिम्मेदारी जो है और लोगों से कम नहीं होती है, उसकी जिम्मेदारी बल्कि और लोगों से ज्यादा ही होती है। तो CS, CFO और MD मैनेजिंग डायरेक्टर, ये तीनों पोस्ट जो है KMP में आती है, कि मैनेजरियल पोस्ट के अंतर्गत आती है। कि मैंने अब आप समझिए कि इनसे कोई बड़ा पोस्ट नहीं होता है, इन्हीं के बीच में आपको रखना होता है। और ये चीज मैंने, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है वो एक संचालन करने वाली समिति होती है, लेकिन वो अधिकारी उसमें नहीं होते हैं। वो होते हैं, वो अपने एक दिशा निर्देश देने की बात करते हैं, लेकिन ये तीनों पोस्ट कंपनी में बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट मानी जाती है। जी सर, आगे हम आपसे समझना चाहेंगे कि अगर कोई कंपनी है तो कंपनी में मीटिंग्स तो ज़रूरी हैं। अगर कंपनी है तो कंपनी को कौन कौन सी बैठकें करना अनिवार्य होता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि कंपनी है तो कंपनी मीटिंग जरूरी होती है। देखिए, कंपनी फॉर्म होने के आपको 30 दिन के भीतर तो सबसे पहले जरूरी होती है कि मीटिंग की जाए। और क्या है कि कंपनी में आपको AGM जैसे एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जो हुई, AGM जो है, ये साल में एक बार मीटिंग कराना जरूरी होता है। लेकिन वहाँ के की जो पोस्ट होती है उनके 4 बार हर तीसरे महीने आपको मीटिंग करना जरूरी होता है। अगर वो मीटिंग नहीं होती है तो कंपनी का भटकाव किसी तरफ हो सकता है, और या कोई आदमी जो है वो अपनी तरफ ले जा सकता है। तो अगर डायरेक्टर अगर मान लीजिए दबंग किस्म का है तो अपने ढंग से उस चीज को कर सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि कम से कम हर 3 महीने में बैठक हो, और उस बैठक में कंपनी के बारे में लोग बताएं कि कहाँ है कंपनी में भटकाव हो रहा है, कहीं नहीं, कहाँ नहीं भटकाव हो। तो सबसे जरूरी बात होती है कि 4 बैठक कंपनी की साल में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। और उसी 4 बैठकों में यह देखा जाता है कि कहाँ एब्रेशंस हो रहे हैं, उसको सही रास्ते पर ले आइए, और कहाँ भटकाव नहीं होना है, कहाँ हमको आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में सोचना। सबसे जरूरी चीज होती है कि जो शेयर होल्डर्स की बैठक होती है, शेयर होल्डर्स की बैठक होती है साल में एक बार। शेयर होल्डर्स अपने अपने विचार लेके आते हैं, उनको कहीं पर भी दिखाई देता है कि कोई गड़बड़ी है तो उस प्रस्ताव को आप पेश कर सकते हैं और उस प्रस्ताव पर विचार के लिए रखा जा सकता है। लेकिन अगर वो प्रस्ताव इतना आप समझिए कि किसी अर्थ का नहीं है, अनावश्यक कई लोग अपने बढ़ाने के लिए कि हम उसमें काफी इम्पोर्टेंट है ले आकर रख देते हैं, तो उस प्रस्ताव को तुरंत ही रद्द किया जा सकता है, बोर्ड में ही रद्द किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रस्ताव ठीक है तो उस पर विचार किया जा सकता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि बैठक हो। अगर कंपनी में बैठक नहीं होती है तो आप समझिए कि भटकाव की स्थिति ज्यादा बनी रहती है। इस नाते कम से कम 4 बैठकें होनी चाहिए साल में, जो प्रमुख लोग हैं, और साल में एक बार एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है। ये बैठकों के बारे में। जी, जैसा कि मीटिंग्स के बारे में हमने सुना है सर कि AGM, EGM और बोर्ड मीटिंग होती है, तो आप दर्शकों को थोड़ा इनमें अंतर बता सकते हैं? देखिए, AGM का तो मैंने बता दिया कि एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग अंदर मीटिंग हो गई, एनुअल जनरल। और ये जो और मीटिंग है, इस ढंग की बैठक हुई, उसमें जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनकी मीटिंग होती है। उस इम्पोर्टेंट लोगों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो KMP के लोग होते हैं, ये इन लोगों की बैठक होती है। और इन बैठकों में ही निर्णय लिया जाता है कि क्या पेश करना है, और उसी के अनुरूप जो है AGM में उसको पास कराया जाता है। तो ये बैठकों में सबसे जरूरी चीज है कि आप जो है महत्वपूर्ण बातों को आप एग्जीक्यूटिव की बॉडी मीटिंग कीजिए। एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई है, जो उस एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में पास होता है उसको पास AGM में कराया जाता है। तब उसी AGM के अनुसार ही वो हमारा निर्णय होता है कि किस आधार पर। तो MOU जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, यानी जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का तात्पर्य आप ये मान लीजिए जो हमारे बाइलास हैं उसके आधार पर ये मीटिंग की जाती है।
और वो हम उसके और दूसरा होता है जो इंटरनल बैठक होती है, वो हमारा जो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आधार पर होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो आपके महत्वपूर्ण लोग होते हैं उनके बीच की बैठक होती है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत जाते हैं। और जो महत्वपूर्ण और उससे बृहत्तर बैठक होती है, जो और सर्वाधिकार संपन्न बैठक होती है, लेकिन वो बड़ी होती है, तो वह जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पास होता है वही बात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ले जाकर के लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका एक तरह का संविधान है, वो बाइलास है, और उसी बाइलास के अनुसार आपको सारा काम करना है। जी, परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कंपनीज एक्ट से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।